धार जिले से नाबालिग अपहरण और बलात्कार के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निसरपुर चौकी पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी और उसके सह आरोपी पिता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। मामला नीसरपुर चौकी क्षेत्र का है। 14 दिसंबर 2025 को ग्राम बेडवालिया माली फलिया निवासी फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी रात करीब 8:30 बजे बिना बताए घर चली गई। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। नाबालिग होने के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान सूचना मिली कि गुजरात के जूनागढ़ और बाद में गोंडल क्षेत्र में देखी गई। पुलिस टीम नाबालिग के पिता को साथ लेकर गुजरात पहुंची और उसे सुरक्षित बरामद कर नीसरपुर लाई। पीड़िता के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विक्रम पिता भूरिया उर्फ भूरू और उसके पिता भूरिया उर्फ भूरू पिता मांगेलाल निवासी ग्राम बेड़वालिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है। नगर के गुरुकुल अकेडमी में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को मंच प्रदान करने हेतु एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विभिन्न कार्यशील विज्ञान मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक गण एवं ग्राम की निजी विद्यालयों के शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में प्रदर्शित मॉडलों की नवीन सोच, वैज्ञानिक समझ और प्रस्तुति शैली ने सभी आगंतुकों को अत्यंत प्रभावित किया। उपस्थित शिक्षकों एवं दर्शकों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की खुलकर सराहना की। इस अवसर पर शिशु मंदिर टांडा की प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा शर्मा तथा सनराइज पब्लिक स्कूल के संचालक श्री अशोक कपूरवाल ने गुरुकुल एकेडमी के सभी होनहार विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की और ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। प्रदर्शनी की संपूर्ण रूपरेखा एवं मार्गदर्शन गुरुकुल एकेडमी के समर्पित शिक्षक श्री देवा प्रसाद साहू एवं कुमारी सुरभि सोनी द्वारा तैयार की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वयं कार्यशील विज्ञान मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के संचालक श्री अमित जैन एवं श्री अल्पेश जैन ने सभी अभिभावकों, अतिथियों एवं आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार के शैक्षिक आयोजनों को निरंतर आयोजित करने का आश्वासन दिया। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना खंडासा क्षेत्र में बेनामा की जमीन पर जबरन अवरोध का मामला सामने आया है। मठिया मौजा झबरा गांव निवासी पीड़ित हरकिशन पुत्र उमाशंकर ने आरोप लगाया कि विपक्षी गण उसकी खरीदी हुई जमीन पर निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार गाटा संख्या 1173 ख में बाबू पुत्र सूचित, त्रिभुवन पुत्र सूचित एवं अलगू पुत्र वेल्लर सह खातेदार है। त्रिभुवन पुत्र सूचित की 0.050 हेक्टेयर भूमि का उन्होंने विधिवत बैनामा 23x45 क्षेत्रफल में कराया था। हालांकि मौके पर उन्हें केवल 15x45 का कब्जा मिला। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी जबरन शेष भूमि पर कब्जा करने की नियत से फर्जी तरीके से प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। हरकिशन ने बताया कि जब वे अपनी बेनामा की भूमि पर दीवार निर्माण करा रहे थे तभी विपक्षियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्य रुकवा दिया। विपक्षियों का दावा है कि न्यायालय के आदेश के तहत भूमि की नाप होने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जिस बाबू पुत्र सूचित के नाम से आपत्ति दाखिल कराई गई है उसकी मृत्यु 6 दिसंबर 2025 को हो चुकी है, जबकि आपत्ति 18 दिसंबर को लगाई गई, जिससे विपक्षियों द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह किए जाने की आशंका जताई जा रही है। क्या मामला है? हमारा नाम हरि किशन है। हम ग्राम झबरा मठिया के निवासी हैं। तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या। थाना कौन सा? थाना खंडासा। क्या मामला है? हम बैनामा लिए थे 2023 में 24 अप्रैल को।
हाँ जिससे बैनामा लिया, उसकी ज़मीन खाली पड़ी थी। हाँ बैनामा लिखाने के बाद में वो दाखिल खारिज के लिए राम कलफ ने ये उनकी लड़की को लेके मुकदमा कर दिए। हाँ वो 2 साल मुकदमा कोर्ट में चला, हाँ नायब तहसीलदार के पास। उसके बाद में हाई कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद में वो मुकदमा फाइनल हुआ। हाँ फाइनल होने के बाद में नायब तहसीलदार ने ये फैसला हमारे हक में किया। हाँ उसके बाद हमने उस पर कब्जा किया। हाँ। कब्जा करने के बाद हम 23/45 लिखाए हैं। ज़मीन उस पे 15/45 खाली थी। हाँ उस पे उसी पे जमीन वही ज़मीन पे बना रहे थे। हाँ। बनाने के बाद में ये लोग सीआरओ के यहाँ गए, वहाँ से स्टे लाने के 20 दिन के लिए कौन स्टे लोग लेके। गए थे? ये अनिल कुमार अच्छा, विपक्षी हैं आपके? जी, हाँ ये वहाँ से स्टे लेके आए। उसके बाद 2 तारीख को पुलिस ने रोक दिया हाँ काम करने के लिए। कम से कम 2-3 बोरी का मसाला बना रखा है। और उसके बाद में पूरी दीवार उठ गई है, छत पड़ गया है और 2 फुट दीवार खाली बाकी है बस। स्टे किसके नाम से लेके आए हैं? बाबू पुत्र सुचित। ये है अभी जिंदा मौके पे? ये अभी नहीं है। ये 6/12/2025 में इनकी मृत्यु हो गई और हमारे नाम से ये 18 तारीख को कोर्ट में जाके सीआरओ के यहाँ से स्टे लेके आए। मतलब मृतक होने के बाद में सीआरओ के यहाँ से स्टे आया है? जी क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि ये कोर्ट हमारे हक में फैसला दे और हमारा घर बने। जो 2 फुट दीवार बची है वो उठे। चलो ठीक। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले में एसआईआर की मदद से 22 साल पहले माता पिता से बिछड़ा बेटा पुनः मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि है एसआईआर की। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पूर्ण परीक्षण अभियान न केवल मतदाता सूची को शुद्ध करने का कार्य कर रहा है, बल्कि यह अभियान मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय साबित हो रहा है। इस अभियान की बदौलत 22 साल पहले अपने माता पिता से बिछड़ा एक व्यक्ति आखिरकार अपने परिवार से पुनः मिल पाया। मामला मंदसौर जिले के खिलचीपुर क्षेत्र का है, जहां निवासी विनोद धनगर पिता बालू वर्ष 2003 में प्रेम प्रसंग के चलते घर छोड़ गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वर्षों तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार ने यह मान लिया कि विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ और परिजन उसके लौटने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। दरअसल विनोद का अपने ही क्षेत्र की पुष्पाबाई से प्रेम संबंध था। दोनों घर से निकलकर राजस्थान के नागौर जिले के डुगिया गांव पहुंच गए। वहीं विनोद एक विद्यालय में प्यून के रूप में काम करने लगा था, जबकि उसकी पत्नी ने छोटे मोटे कार्य कर जीवन यापन शुरू किया। समय के साथ उनके एक पुत्री भी हो गए। पुत्र छोटू 20 वर्ष का हो चुका, जबकि पुत्री मंगला 18 वर्ष की है। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए एसआईआर के अभियान के तहत 2003 की मतदाता सूची के आधार पर विनोद के उसके पिता की इपिक नंबर मांगा गया। इस जानकारी के लिए विनोद ने अपने पुराने गांव में एक परिचित को फोन लगाया। जब इस व्यक्ति को वास्तविकता पता चली तो उसने विनोद को परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस की मदद से विनोद की पहचान की पुष्टि हुई और 22 वर्ष बाद अपनी मां और परिजनों से पुनः मिल सका। वर्षों की जुदाई के बाद ये मिलन भावुक क्षण से भरा रहा। नई आबादी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि एसआईआर अभियान के प्रक्रिया के दौरान मिली जानकारी से यह संभव हो सका कि विनोद अपने परिवार से दोबारा जुड़ पाया। आज विनोद और उसके परिजन इस पूर्ण मिलन से बेहद खुश हैं। ये घटना एसआईआर के अभियान उपयुक्तता को भी दर्शाती है। 200 पहले जुदा हो गया था और आज कैसे मिला है? 2003 अगस्त से सितंबर का महीना था और उस टाइम पे ये किसी कारणवश से किसी लड़की के साथ गांव से चला गया था, जो कि 2003 में 5 में 2008 में हमने बहुत ढूंढा। मिर्जा सिटी के पास एक गांव है डुडका डुडका, वहाँ पे एक गंगलियावास करके गांव है। वहाँ पे रहा है 5-10 साल के बच्चे दोनों वहीं पे हुए। उसके बाद में वहाँ से कहीं फिर बर्मा और जयपुर, फिर वहाँ से वापस वहाँ आया। फिर एसआईआर से कैसे पता लगा कि ये जिंदा है? आप लोग क्या सोच रहे हो? सर हम तो सोच रहे थे 2012 के बाद कि ये मर गया। हाँ। उसका अब कोई पता नहीं, ढूंढ के थक गए थे। ये अभी एसआईआर हुआ, इसमें एक भरत सिंह करके इनके गांव का ही एक खिलचीपुरा का निवासी, उन्होंने इसके एसआईआर नंबर
गांव पंचायत सचिव श्री अपने सुरेश परमार जी से लिए। उनके द्वारा हमको पता लगा, फिर उन्होंने हमको सूचनाएं दी, फिर हमने एक आवेदन दिया थाने में। उसके बाद में इसका आज ये मिला। आज पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई और अच्छा काम। कितने वर्षों में मिले आज? ये 22 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधेश। कैसा लगा ये भाव पल? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मिला हूँ, इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं 22 साल बाद आया हूँ गांव, मेरी माँ से मिला हूँ, बहुत बहुत खुशी है। कहाँ रहते थे पहले आप? मैं रहता हूँ जसनगर। कैसे चले गए थे? मैं 2003 में चला गया था। क्यों? किसी कारण? तो किसी कारणवश से गया था। आज कैसा लगा आप यहाँ पे वापस? बहुत बढ़िया लगा, पूरा परिवार मिल गया मुझे, पुलिस वालों का सबका बड़ा, रिपोर्टर साहब का बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 साल बाद एक व्यक्ति को दस्तगिरी किया है, किस तरह से गायब हुआ था, कहाँ गया था और कैसे उसको दस्तगिरी किया? थाना नई आबादी पर एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदिका राम कन्याबाई द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र विनोद काफी वर्षों से गायब है, जिसके संबंध में पुलिस ने सर्चिंग की और हमने जब प्रयास किए तो हमें पता चला कि उसके एसआईआर की जानकारी ली गई है। उस लिंक को जब हमने फॉलो किया तो विनोद वर्तमान में नागौर जिले में एक स्कूल में कार्यरत है। उसको हमारी टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया है और उसकी माता से मिलवाया। नागदा उज्जैन के ग्राम टुटिया खेड़ी में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में नागदा पुलिस ने तेज और प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबू सिंह पिता रूप सिंह राजपूत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि थाना नागदा में दर्ज इस सनसनीखेज केस में पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा अन्य वस्तु जब्त की है, बरामद कर पंचों की मौजूदगी में विधिवत जब्त की। इसके बाद घटनास्थल का तस्दीक पंचनामा तैयार कर लिया गया, जिससे वारदात की कड़ियां और मजबूत हो गई। आरोपी को सीएच नागदा में मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय नागदा में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। रिमांड पूर्ण होने के बाद आरोपी को थाना नागदा की हवालात में बंद कर दिया गया है। इस त्वरित कार्रवाई से नागदा पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी संगीन हो, कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। मामले की आगे की विवेचना जारी है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के दबाव का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस दौरान युवती ने आरोपी युवक की जूतों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल टेली परफॉर्मेंस नामक कंपनी में कार्यरत युवती ने आरोप लगाया कि साथ में काम करने वाला अब्दुल सलाम लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। युवती का कहना है कि आरोपी उसकी मर्जी के खिलाफ लगातार नाजायज हरकतें करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पीड़िता के मुताबिक उसने कई बार आरोपी को समझाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। स्थिति तब बिगड़ गई जब आरोपी ने दोबारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिसके बाद युवती ने खुद का बचाव करते हुए आरोपी की जूतों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। इस मामले में लसुड़िया थाना पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर प्रारंभिक जांच की गई। जांच के आधार पर आरोपी अब्दुल सलाम को गिरफ्त में ले लिया गया है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और मामले में हर तथ्य को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीड़िता युवती ने थाना लसुड़िया में कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी कि उसको वो टेलीकॉम में जो कंपनी है उस पर एक सुपरवाइजर के पद पर काम करती है और वहीं पर रहने वाला अब्दुल कलाम वहाँ पर एक एमओ के रूप में काम करता था। तो वो बार बार मुझे मेरे खिलाफ मतलब बुरी नीयत रखता था और मुझे बार बार परेशान करता था और मुझे धर्म परिवर्तन की भी धमकी देता था। तो इस तरह दबाव बनाता था। इस पर से 74 और 78 BNS के तहत एवं मध्य प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और लखनऊ पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इंदौर शहर में पेयजल संकट, स्वच्छता व्यवस्था और हालिया हादसों को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को इंदौर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से रूबरू होकर भाजपा शासित नगर निगम और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर नगर निगम गीले और सूखे कचरे के नाम पर जनता को लंबे समय से परेशान करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपने कार्यकाल में पूरी क्षमता से काम किया, लेकिन वर्तमान दौर में इंदौर संगठित अपराध और हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि महापौर ने देश दुनिया में इंदौर की छवि को धूमिल किया है और पूरी MIC को गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने पुष्यमित्र भार्गव को इंदौर के इतिहास का सबसे असफल महापौर करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे इंदौर के प्रति गंभीर नहीं है और केवल औपचारिकता निभाने के लिए शहर आते हैं। इंदौर कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने के मामले पर भी आपत्ति जताते हुए पटवारी ने कहा कि इसकी शिकायत जल्द ही की जाएगी और संबंधित अधिकारी को हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भागीरथपुरा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट किए जाते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराने, महापौर व अन्य जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने और पानी का रियल टाइम ऑडिट कराने की मांग की। प्रेस वार्ता के अंत में कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि नगर निगम ने पानी से जुड़ी घटनाओं और मौतों पर नजर रखने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए और इंदौर की जनता को स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल की गारंटी दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। किसी के लिए राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी को वोट मिला है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली है। हमें स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी और संगठन को मजबूत करते हुए उसके दायित्व को निभाना है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कहलाता था। आज वही इंदौर भाजपा की सरकार ने गंदगी, गंदी सोच, गंदे बयान, भ्रष्टाचारी सोच, भ्रष्टाचारी काम के कारण सबसे ज़्यादा शिकार अगर होना पड़ा तो माहिल्या के शहर को होना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है कि इंदौर शहर का नाम जहरीले पानी से जोड़ दिया गया। इतने साल जो स्वच्छता का तमंगा लगाते थे वो जीरो, अब हम नहीं लगा सकते हम। मैं फिर से भागीरथपुरा की नगर निगम सरकारी जो हत्याएं हुई है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी 11 तारीख को इंदौर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सबसे छोटा हिस्सा पर इंदौर की जनता का सबसे बड़ा हिस्सा, इसके समाजसेवी, इसके जर्नलिस्ट, इसके अलग अलग विधा के काम करने वाले परिवारजन, सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब परिवार के लोग उस दिन 11 तारीख को ये नहीं सोचे कि ये राजनीतिक दल का प्रोग्राम है। ये हमारे दायित्व है, हम इसी देश के हिस्से हैं। विपक्ष लोकतंत्र में भूमिका निभाता है और जनता की लड़ाई लड़ता है, तो जनता के लिए लड़ता है, जनता का सहयोग चाहिए। इसलिए परिवारजनों से प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से वो आए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो 20 मौतें हुई, ये 20 मौतें मैं तकनीकी कारणों में नहीं जाना चाहता कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये बिल्कुल सच है। मुख्यमंत्री ने 4 ही मौत बताई, बिल्कुल सच है। जो घटनाएं घटी उसके बाद सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय की मीडिया मैनेजमेंट में लगे, कई जगह अलग अलग तरह की अपनी छवि बिगड़े नहीं। इसके लिए छवि बिगड़ना और सुधरना उन हत्याओं से बड़ी नहीं हो सकती किसी की छवि। जो हत्याएं हुई ये अकल्पनीय है। 4 इतनी बड़ी तादाद में, जिसमें हजारों में संख्या चली गई अलग अलग तरीके से, इतनी बीमार होना एक साथ, मैं समझता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ हमारी इंदौर की जर्नलिस्टों को, उनके जर्नलिज्म को, जिन्होंने पूरे देश में ये मैसेज पहुँचाया कि जर्नलिस्ट आज इस दौर में इतनी ताकत से काम कर सकता है। मैं आप सब परिवार वालों को भी इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। फिर से मैं हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और स्वाभाविक है कि इन सब में मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये सब घटनाओं के बाद मूल कारण है भ्रष्टाचार। हर स्तर पर गंभीर लापरवाही हो रही है और गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं इंदौर के जर्नलिस्टों के सामने एक सवाल छोड़ रहा हूँ। निर्णय इंदौर की जनता को और आपको करना है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये नगर निगम की वेबसाइट के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। उसमें 2017 तक
17-18 तक के हमें आंकड़े मिले, 17-18 तक के आंकड़े, यानी उससे पहले के मिल नहीं रहे। आप चले जाएंगे नगर निगम की वेबसाइट पे तो पता चल जाएगा। उसके अनुसार 56,000 करोड़ रुपए नगर निगम ने बजट हमारी हेडलाइन बनाई हर साल, 56,000 करोड़ रुपए 9 साल में। और इसी के अंतर्गत जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, जो पहले JNURM थी, उसके अंतर्गत सिर्फ ड्रेनेज पे और जल पे, इस पे लगभग 3700 करोड़ रुपए, 3,700 करोड़ रुपए अभी इंदौर शहर को मिला है। मतलब जब से बीजेपी के पास नगर निगम आई है, अगर इसी रेशो में हम पीछे चले जाएं 2002 तक, जब कैलाश विजयवर्गीय बने थे, नेचुरल था जब इनकम कम थी, पर उसी आंकड़े को जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकम बढ़ती गई, बजट बढ़ता गया, तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के माध्यम से खर्च किया। साथियों, अगर 1 लाख करोड़ रुपए किसी भी शहर में लगाए जाए तो इंदौर का पूरा आधारभूत सिस्टम नया बन सकता है, पूरा आधारभूत सुविधाएं नई बन सकती है, डबल में सब खत्म कर दो, नया शहर बन सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब से बीजेपी की परिषद आई है तब से लगाए हैं। अभी आपको याद है किस्सा, जब अग्रवाल पब्लिक स्कूल का टैक्स की चोरी का मामला सामने आया था, जिस अधिकारी नायक को हटाया गया था, उससे जब पूछा गया कि आपने ये टैक्स कम क्यों किया, तो उसने उसके जवाब में लिखा है, नगर निगम में है, हम आपके सामने भी दे देंगे, कि राजनीतिक दबाव के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। सस्पेंड किया और वापस काम पे लग गया। यानी राजनीतिक दबाव किसका था? नगरीय प्रशासन मंत्री का था, महापौर का था, मुख्यमंत्री का था, तीनों ही प्रभारी मंत्री, किसी में एक का तो होगा। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो हो रहा है। अभी अपने यहाँ पर नकली बिना काम से फाइलें सैंक्शन हुई, इसकी जांच चल रही है, जो कोर्ट में है मामला। यानी कौन सा ऐसा बीजेपी का सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी पार्षद है, उसकी जीवन शैली, उसका घर 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा है। इंदौर वासियों को नहीं समझना चाहिए कि ये 1 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ? ये 1 लाख करोड़ रुपए MIC के जितने लोग हैं, क्या इनका काम सिर्फ वहां पर MIC में सेवा करना है या हिस्से बांटी करना है? जो जल विभाग है उसके 3 बार के जो प्रभारी हैं, उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब इतना पैसा लग गया, जो सबसे ज्यादा था, मैं आग्रह करता हूं ज्यादा लंबे में नहीं बोलते हुए कि शहर ने देखा कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का अहंकार है, देश ने भी देखा। ये केवल अहंकार इंदौर शहर से नहीं है, ये बीजेपी के अंदर नहीं है, ये पद का नहीं है, पार्टी के अंदर नहीं है। याद है आपको, एक बार सुमित्रा महाजन चुनाव लड़ रही थी तो ये उनसे नाराज हो गए, तो पूरी पार्टी ने विद्रोह कर दिया, इनके पूरे दल ने, और सुमित्रा महाजन को सीधे हराने पे लग गए। यही तो था कैलाश विजयवर्गीय, उसके सरगना। पार्टी के अंदर भी दादागिरी करते हैं, देखा हम सबने। दूसरा, जब अभी थोड़े दिन पहले, अभी मेरे को बोलते हुए थोड़ा विषय से अलग है ये बात, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इंदौर का जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी का अपहरण हुआ था, हमारा नुकसान हुआ कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी भाग गया, पर इंदौर शहर के आम नागरिक के वोट के अधिकार किसने छीना? किसने छीना भाई? ये विचार तो बनता है। मैंने यही इसी टेबल पे कहा था कि मैं 6 रातों से सो नहीं पाया, तो इसलिए नहीं सो पाया कि इंदौर का हमारा प्रत्याशी भाग गया, इसलिए भी नहीं सो पाया था कि इंदौर शहर के लोगों ने इतना प्यार दिया और उन्हीं को वोट देने से इन्हें वंचित रख दिया। ये ऐसा कैसा लोकतंत्र है भाई? तो मैं इंदौर के परिवारजनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की नैतिक दायित्व है, उनको शहर से माफ़ी मांगना चाहिए और एक प्रभारी मंत्री स्वतंत्र यहीं देना चाहिए। ये कमरा खाली नहीं छोड़े हमारे मुख्यमंत्री। कैलाश विजयवर्गीय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, उन्होंने 20 मौतों पे कोई संज्ञान नहीं लिया, उनके बीजेपी के अध्यक्ष ने नहीं लिया। तो ये बीजेपी का कैसा दायित्व है? देश में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक अधिकार के माध्यम से
जो योजना थी महानरेगा, आज योजना समाप्त कर दी गई। ये किसी को भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि नाम बदला गया। महानरेगा को समाप्त कर दिया गया। गांव में रहने वाले हर परिवार को 100 दिन का मजदूरी का अधिकार, वो आज इस देश के अंदर किसी भी परिवार को वो अधिकार नहीं रहा। आज जो भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा कि योजना बदली गई है, नहीं, एक स्कीम लाई गई है। सेंटर केंद्र के द्वारा जो स्कीम है वो लाई गई है। प्रचार प्रसार के माध्यम से मजदूरों का अधिकार छीनकर जो महिमा मंडल हो रहा है, कभी भी ऐसा उदाहरण हम लोगों के इतिहास में नहीं मिलता और वर्तमान में भी नहीं है कि राम जी के नाम पर इस तरह का कृत्य किसी ने किया हो। जब जिसको अवसर मिला है राम के नाम पर कुछ सुधार, कुछ सही कार्य, सही विचार कर कर राम जी के नाम का उच्चारण किया होगा, उनके नाम पर कुछ काम किया होगा। पहली दफे इतिहास के अंदर मजदूरों के अधिकारों का हनन और वो करते वक्त राम जी के नाम का जिक्र करना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। जो योजना थी उसके जगह जो अब स्कीम लेकर आई है, स्कीम का महिमा मंडल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। आपके मुख्यमंत्री रहते वक्त आज आप प्रचार प्रसार कर रहे हो कि 150 दिन मजदूरी का अवसर हम लोग दे रहे हैं। पर क्या आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते वक्त औसतन परिवार को 100 दिन भी दिया? नहीं, 100 दिन नहीं दिया। औसतन परिवार को मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 42 दिन, 42। क्या देश में और कोई ऐसे राज्य थे जिन्होंने इनसे ज्यादा मजदूर दिवस दिए? हाँ, मेरा खुद का राज्य राजस्थान, वो आज औसतन दिन 62 दे रहा है। विवाद करने के लिए आप ये कह रहे हो कि महानरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था। शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आपके मुख्यमंत्री रहते वक्त एक भ्रष्टाचार के माध्यम से आपने जांच, क्योंकि जांच का अधिकार आपके पास था, कोई एक भी प्रकरण में जांच कर कर आपने दंडित किया? ये दोनों आप अपने आप की बात को खुद ही काट रहे हो। आपके मुख्यमंत्री काल के अंदर महानरेगा के माध्यम से जो कार्य हुए उसके अंदर एक भी कार्य की जांच होकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज विवाद के लिए, मजदूरों का हक के संदर्भ में विवाद करने के लिए आप जरूर ये बोल रहे हो कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको किसने रोका था? अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इसके जिम्मेवार आप खुद थे मुख्यमंत्री रहते वक्त। आज जो स्कीम में परिवर्तन कर कर आपने जो अधिकार ग्राम पंचायत को थे कार्य का निर्धारण करना, उसको लेकर और आपने केंद्र सरकार के पास शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या पंचायती राज के अलावा दूसरे विभागों के पास नरेगा के माध्यम से कार्य करने की व्यवस्था थी? हाँ थी। कौन से विभाग ने करवाई? पीडब्ल्यूडी ने कराई, डीसी ने कराई, वन विभाग ने कराई, विभागों ने करवाई। आज आप बात कर रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इस योजना के माध्यम से हर विभाग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करने का प्रावधान था।
पर किसी विभाग ने नहीं करा। सिर्फ पंचायती राज विभाग के माध्यम से ही नरेगा के अंदर कार्य हुआ। तो सिर्फ आप बात को डाइवर्ट करने के लिए जरूर ये कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था वहाँ हुआ? हाँ हुआ है। मैं मेरे खुद के स्वयं के जिले का उदाहरण देना चाहता हूँ। 3 लाख टाके, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन जल संरक्षण का मॉडल है, वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ इजराइल मॉडल से भी बेहतरीन मॉडल है। मुरैना जिले की जौरा तहसील में कृषि विभाग के एसडीओ विजय माहोरिया द्वारा जौरा की पुरानी सब्जी मंडी में संचालित बीज भंडार की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा सैंपलिंग करने के आदेश दिए गए हैं, जिनको लेकर जौरा में सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। विजय माहोरिया द्वारा करीब आधा दर्जन दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। सैंपलिंग की कार्रवाई के दौरान धाकड़ बीज भंडार पर काफी अनियमितताएं पाई गई, जिनमें भाव की सूची उपलब्ध न होना, स्टॉक रजिस्टर, कैश मेमो, दुकान में रखे बीजों का बिल न मिलना आदि कमियां पाई गई, जिसके चलते नियमित धाराओं में धाकड़ बीज भंडार की दुकान पर कार्रवाई की गई एवं दुकान को सील कर दिया गया। सैंपलिंग कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा उन पर यह आरोप लगाए गए कि सैंपलिंग के नाम पर अवैध वसूली माहोरिया द्वारा की जा रही है। जब अवैध वसूली के बारे में मीडिया द्वारा आसपास के दुकानदारों से पूछा गया तो दुकानदारों का कहना था कि कोई वसूली नहीं की जा रही है, नियमानुसार सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? विजय सर, मेरा नाम विजय कुमार माहोरिया है। वर्तमान समय में मैं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रूप में जौरा में कार्यरत हूँ। आज एक सोशल मीडिया ग्रुपों पे एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें आप पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जा रहे थे, वो क्या मामला है पूरा? ये मामला क्या है कि पुरानी सब्जी मंडी में मैं बीज इंस्पेक्शन, दुकानों को इंस्पेक्शन के लिए गया था और इंस्पेक्शन के दौरान ही मुझे पता चला कि एक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें मेरे द्वारा रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है, जो बेबुनियाद निराधार है। मैंने किसी भी दुकानदार से कोई भी पैसा या रिश्वत की वसूली नहीं की है और इसके अगर कोई सबूत हैं तो वो मुझे पेश करें। ये रिश्वतखोरी के जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो कुछ और विषय है या फिर बेबुनियाद उसी? बेबुनियाद है। जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाए हैं वो मेरे साथी भाई पर बार बार फ़ोन करके धाकड़ बीज भंडार पे सैंपलिंग ना करने के लिए प्रेशर बना रहा था। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी है तो उन्होंने ये ग्रुप में मैसेज वायरल कर दिया है। जी, क्या नाम है उस व्यक्ति का? महेश प्रजापति नाम संज्ञान में आया है मेरे। ठीक। किन किन दुकानों पर आज आपके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और क्या क्या अनियमितताएं आपको देखने को मिली? मैं 3-4 दुकानों पे इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें मुझे एक धाकड़ बीज भंडार है उस पर एक अनियमितता पाई गई थी, जिसमें क्या है उसके पास भाव सूची उपलब्ध नहीं थी, दुकान पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था, बीज कैश मेमो नहीं था और गेहूँ बीज SYM 2060 एवं SYM 303 का बीज रखा पाया गया, लेकिन बीज का बिल उपलब्ध नहीं कराया उन्होंने। उसके पश्चात आपके द्वारा क्या कार्रवाई संबंधित पर की गई? उसके पश्चात कार्रवाई अपन ने जो धारा लगती है उस पर कार्य किया गया था और दुकान को सील कर दिया है। जी, क्या किस चीज़ की दुकान है आपकी? कौन सी जगह पे दुकान है आपकी? कौन सी जगह पे है दुकान? जी, आज सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। नहीं, सैंपल हमारे यहाँ भरे गए, 3 सैंपल भरे गए। आपसे किसी अधिकारी ने कोई पैसे वैसे ही मांगी है? हमारे पास कुछ नहीं। आज तक कभी लिया हो पहले भी? नहीं। ये किस नाम से आपकी दुकान है? पंजाबी बीज भंडार। क्या आपकी दुकान पर भी कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सैंपल लिए गए हैं? सैंपल ले चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या है, ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं। ग्रुपों में ऐसा चल कुछ नहीं, जैसे मैंने अफवाह है। पैसा मांगा आपसे? नहीं। आपका? सिंह यादव। जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? बीज भंडार के नाम से बीज की दुकान है। जी, कौन सी जगह पे है? पुरानी सब्जी मंडी। जी, आज आपके यहाँ सैंपलिंग वगैरह की कार्रवाई हुई है क्या? हाँ, हुई है। जी, क्या कभी किसी कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा, किसी भी कर्मचारी द्वारा आपसे कोई पैसे की डिमांड की गई है कभी? नहीं, कोई वसूली नहीं की गई अभी तक, कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। पहले कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। जी, किस जगह दुकान है आपकी? किस चीज़ की दुकान है?
बीज भंडार। ये आज क्या आपको भी नोटिस वगैरह सैंपलिंग वगैरह हुई है आपके यहाँ? ये क्या विभाग के किसी अधिकारी द्वारा आपसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है या पहले कभी लिया गया है? बड़वानी प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के घर पहुंचे बेटी प्रेरणा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार सुबह बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के पैतृक निवास कासेल पहुंचे। उन्होंने बाला बच्चन से मिलकर उनकी बेटी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। जीतू पटवारी ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए एक दुखद घड़ी है, क्योंकि उनकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। उन्होंने बाला बच्चन और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर संजय दत्त सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन का शुक्रवार तड़के इंदौर के राला मंडल में हुए एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। बेटी के निधन के बाद से ही बाला बच्चन के पैतृक निवास कासेल में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं का श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे अपने परिवार में जो एक वेदना आई है, जो परिस्थितियां बनी, हमारी बेटी का एक्सीडेंट से जो मृत्यु हुई, उसकी शोक संवेदना में आदरणीय संजय दत्त जी और हम सब परिवार के लोग यहाँ राजपुर बाला बच्चन जी के यहाँ आए हैं। मैं बहुत गहरे, ईश्वर की अपनी एक माया होती है, उस भाव से अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित करता ही हूँ। पर मैं पेशेंस और धैर्य बाला भैया को, भगवान ईश्वर, उनकी धर्म पत्नी को, पूरे परिवार को ईश्वर की कृपा बने कि उनको साहस दे। अपनी वेदना में समझता हूँ कि बहुत वेदित करती है किसी भी परिवार में। हम सब इस समय उनके साथ। भागीरथपुरा क्षेत्र में आज सुबह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा हुआ। अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मनबड़ोई और इंदौर के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन क्षेत्र का भ्रमण पर पहुंचे और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद नागरिकों से संवाद कर समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा तथा नवनियुक्त नगर निगम आयुक्त भी उनके साथ उपस्थित रहे। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव को पूरे भागीरथपुरा इलाके का जायजा लेने के लिए भेजा है। भागीरथपुरा में जो पाइपलाइन बनी है नर्मदा के लिए, क्या हालात है, जिसकी जांच करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इनको क्या मैंडेट मैं लगा रहा हूँ। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह सिलाई का कार्य कर अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती है। इसी दौरान आरोपी ने किसी योजना
स्कीम के नाम पर उससे संपर्क किया और विश्वास में लेकर उसका वीडियो बना लिया। दरअसल महिला का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद आरोपी लगातार उसका पीछा करने लगा और उसे गलत इशारे करता था। इतना ही नहीं, आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आरोपी की पिटाई की और बाद में उसे थाने लेकर पहुंचे। आरोपी को थाने ले जाते समय का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने महिला के वीडियो का किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया और क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दल के युवाओं ने कुछ युवक को पकड़ा था, उसका जुलूस निकाला, किस तरह की कार्रवाई की गई? थाना गांधीनगर में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं और वो सिलाई का काम करती है। और तभी उसके जो एक रोशन नाम का एक व्यक्ति था, जिसके द्वारा उसको एक बार आइसक्रीम खिलाई थी और पान खिलाया था। उसके बाद उसका वीडियो बना लिया था। फिर उसको वीडियो के बाद उसको पीछे स्टॉक करता था, उसका पीछा करता था। उसके बाद उसको गलत इशारे करता था। इस पर से थाना गांधीनगर में 78-79 BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।